हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सर सुनील पंचारी और मैं आप सबका यूडाइट क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम अपनी इस मुहिम के तहत आज हम जो पोर्शन शुरू कर रहे हैं वो है राज्य विधानसभा और राज्य की सरकार, यानी कि राज्यों की विधानसभाएं, राज्यों की विधान परिषद और राज्य की जो कार्यपालिका होती है, इन सब के बारे में आज की हमारी क्लास रहेगी, जो कि हमारे संविधान के भाग 6 के अंदर दिए गए हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक रखा गया है वो है राज्य की कार्यपालिका। जैसा कि हमने भारत की संसदीय व्यवस्था के तहत ही पढ़ा था कि भारत के अंदर जो कार्यपालिका है उसके अंदर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी को शामिल किया था। वैसे ही आज की हमारी क्लास का जो टॉपिक है वो है राज्य की संसदीय व्यवस्था, यानी कि हमने पहले भी एक बार चर्चा की थी कि भारत के अंदर राज्य स्तर पर और संघ स्तर पर संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया और उसी के तहत हमने चर्चा की थी। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है राज्य के बारे में जानना, यानी कि आज हम जिस बिंदु पर टॉपिक चर्चा कर रहे हैं वो है हमारे राज्य के अंदर जो संसदीय व्यवस्था अपना रखी है उसके अंदर कैसे प्रावधान है, किस प्रकार की सरकार का गठन किया जाता है, सरकारों की शक्तियां कौन सी होती हैं, इनके बारे में चर्चा करनी है। और आज का इस व्यवस्थापिका के बारे में, जैसा कि हम जानते हैं कि राज्य की जो संसदीय व्यवस्था है इसके अंदर जो कार्यपालिका वाला पोर्शन है, कार्यपालिका के अंदर राज्य के राज्यपाल आते हैं, राज्य की मंत्रिपरिषद आती है जिसमें मुख्यमंत्री शामिल है और राज्य के महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल आते हैं। तो इनके बारे में आज की हमारी चर्चा रहेगी। इसमें जो आज का पहला टॉपिक है वो है राज्य के राज्यपाल, यानी कि हम राज्य की कार्यपालिका पढ़ रहे हैं जो कि आर्टिकल 153 से लेकर 167 तक दिए गए। इसमें राज्यपाल जो पद हैं इनके बारे में आज की हमारी चर्चा रहने वाली है। राज्यपाल के बारे में कुछ आर्टिकल दे रखे हैं, इन आर्टिकल में वो तमाम बातें हैं जो कि हमने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रखी है, यानी कि जो शक्तियां एक तरफ राष्ट्रपति को है वैसे की वैसी शक्तियां, वैसे के वैसे कार्य राज्यपाल भी करते हैं। अब हमारे लिए एक स्मार्टनेस इस चीज में होगी कि हम एक निश्चित ढांचे के तहत इनको याद करें। अगर हमने राष्ट्रपति को पढ़ रखा है तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट राज्यपाल का पढ़ेंगे, उसके बाद सीधा ही उसका आर्टिकल देख लेंगे। और आर्टिकल देखने के लिए अच्छी चीज ये है कि संविधान उसी पैटर्न में कॉपी किया गया है, इसलिए आर्टिकल एक निश्चित फ्लो में बढ़ते हैं। यानी कि कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो राष्ट्रपति के बारे में है, उसमें 89 आर्टिकल जोड़ने के बाद जो आर्टिकल आएगा वो राज्यपाल के बारे में है। कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो राष्ट्रपति के बारे में, उनमें जस्ट 90 ऐड करते ही वो राज्यपाल के बारे में आ जाते हैं। इन तमाम आर्टिकलों में से किन में 89 जोड़ते हैं, किन में 90 और किन में 91 जोड़ने हैं, इन तमाम प्रावधानों के बारे में आज की हमारी चर्चा रहेगी। ओवरऑल मतलब हुआ कि हम आज जानेंगे कि राज्यपाल के बारे में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्या है और इनके आर्टिकल को याद रखने की ट्रिक क्या है। तो आइए हम शुरू करते हैं भारत के राज्यपाल के बारे में। अभी तक हमने जो आर्टिकल पढ़े हैं वो आर्टिकल ऑलमोस्ट 52 से लेकर के 151 तक के जो 99 आर्टिकल थे इनके बारे में हमने चर्चा की। और जो 152 वाला आर्टिकल है इसके अंदर राज्य शब्द को फिर से परिभाषित किया गया है। हमने देखा था आर्टिकल 12 में भी राज्य शब्द को परिभाषित किया गया था और वहां पर राज्य यानी कि सरकार के संबंध में था, यानी कि राज्य में कौन कौन सी सरकारें शामिल होगी। लेकिन आर्टिकल 152 के अंदर जो राज्य शब्द डिफाइन किया गया है उसके अंदर बताया गया है कि राज्य शब्द से वही आशय हैं जो हमारे संघ अनुसूची प्रथम के अंदर जो संघ क्षेत्र डिफाइन किया गया है कि भारत के अंदर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, वही हैं। पहले संविधान में लिखा गया था कि यहां पर राज्य शब्द के अंदर जम्मू कश्मीर शामिल नहीं है, लेकिन अब वो भी शामिल है। तो आर्टिकल 152 राज्य शब्द को डिफाइन करता है। उसके बाद आते हैं आर्टिकल 153 से जो कि राज्यपाल के बारे में प्रावधान करते हैं। तो हम अब सीक्वेंस वाइज आर्टिकल को देखेंगे और आर्टिकल के अंदर जो राज्यकाल का पद है और राज्यकाल में कौन सी विशेष बात है उसको ध्यान में रखते हुए अपने कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ेंगे। राज्यपाल को समझने से पहले आपको राष्ट्रपति वाला टॉपिक जरूर पढ़ना चाहिए। तो देखते हैं। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर पीडीएफ की जरूरत हो तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिखे गए पीडीएफ लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल से इससे रिलेटेड पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 153 जो कि बताता है प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। लेकिन 7वें संविधान संशोधन 1956 7th कॉन्स्टिट्यूट अमेंडमेंट
1976 के अंदर यह प्रावधान कर दिया गया कि एक ही राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों के लिए भी नियुक्त किया जा सकता है। इसलिए अगर आप किसी भी राज्य स्तर की वैकेंसी की तैयारी करते हैं, वहां पर राज्य की पॉलिटी सिलेबस में होती है, तो वहां पर आप देखते हो आपको अपने अपने राज्यपाल को याद करना होता है। उन राज्यपालों में हम देखते हैं कि कई बार राज्यपाल के नाम के साथ में जुड़ा हुआ शब्द मिलता है अतिरिक्त कार्यभार, यानी कि वो राज्यपाल किसी और राज्य के हैं लेकिन उनको हमारे राज्य का भी अतिरिक्त कार्यभार दे दिया जाता है। वो जो अतिरिक्त कार्यभार वाला कॉन्सेप्ट है वही लागू होता है यहाँ पर 7वें संविधान संशोधन के बाद शुरू हुआ। यानी मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक राज्य का राज्यपाल होगा, एक ही राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का हो सकता है। और ये बात मूल संविधान में नहीं थी, 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा जोड़ी गई। चलिए, ये राज्यपाल के बारे में बात हुई। उसके बाद आता है आर्टिकल, जैसे कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह बात आर्टिकल 52 के अंदर दे रखी है। तो जस्ट 89 जोड़ने पर या 91 जोड़ने हैं कि 52 के अंदर राष्ट्रपति की बात थी और यहाँ पर 153 आ रहा है, यानी कि 91 ऐड करने पर हमारे पास राष्ट्रपति और राज्यपाल के बारे में प्रावधान आया। उसके बाद देखते हैं आर्टिकल 154। आर्टिकल 154 कहता है कि राज्य की तमाम कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। यानी कि राज्य की कार्यपालिका का मतलब है राज्यपाल, राज्य की कार्यपालिका का साफ मतलब होता है राज्यपाल। लेकिन राज्यपाल को जो शक्तियां दे रखी है उस पर भारत का संविधान कुछ अंकुश लगाता है। उन अंकुशों को देखने पर हमने निष्कर्ष निकाला है कि वास्तव में तो मंत्रिपरिषद कार्यपालिका होती है, राज्यपाल केवल नामित मात्र ही कार्यपालिका है। तो ये जो मतलब निकलता है कि राज्य की कार्यपालिका मतलब कि राज्यपाल, ये आर्टिकल 154 कहता है। वैसे ही हमारा आर्टिकल जो राष्ट्रपति से रिलेटेड आर्टिकल 53 है वो कहता है वैसा ही प्रावधान, यानी कि 91 जोड़ने पर ये वाला प्रावधान करता है कि आर्टिकल 154 के तहत जो राज्य की कार्यपालिका है, शक्ति है, वो तमाम शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। वहां पर राष्ट्रपति में निहित थी, यहाँ पर राज्यपाल में निहित है। और जैसे राष्ट्रपति अपने अधीनस्थ की सहायता से कार्य करते हैं, वैसे राज्यपाल अपने अधीनस्थ अधिकारियों की सहायता से कार्य करेंगे। ये तो 154 कहता है, 164 आगे कुछ और ही कहेगा। तो फिलहाल आर्टिकल 154 के बारे में यह प्रावधान था कि तमाम शक्ति राज्यपाल में निहित है। आगे देखते हैं आर्टिकल 155, सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल कैसे हुआ कि आर्टिकल 155 कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। राष्ट्रपति करेंगे तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेंगे, मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। इसीलिए कई बार ये प्रॉब्लम उठी थी। सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत के अंदर ये वाला प्रावधान क्यों जोड़ा गया। जब राज्यपाल का पद राष्ट्रपति के पैरेलल है, यानी कि राष्ट्रपति के समान है, तो ऐसी परिस्थिति में जैसे हम राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, राज्यपाल का चुनाव क्यों नहीं किया, शर्त थी। और यही सवाल था जब संविधान सभा के समक्ष भी रखा गया कि हम राज्यपाल को राष्ट्रपति के अधीन क्यों कर रहे हैं, राज्यपाल को भी निर्वाचन करवा देते हैं। तो यहाँ पर संविधान सभा में विचार विमर्श के बाद निष्कर्ष निकाला गया कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री अगर दोनों का ही निर्वाचन हुआ तो फिर आगे प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों हो सकती है भाई, राष्ट्रपति के मामले में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग कौन लेता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं तमाम निर्वाचित सांसद। तो राज्यपाल के निर्वाचन में भाग कौन लेगा? वहां पर संसद के सदस्य थे और राज्यों की विधानसभाओं के भी सदस्य थे। लेकिन राज्यपाल के मामले में विधानसभा तो है लेकिन जिला स्तर पर तो ऐसी कोई सभा नहीं थी और उस समय ये नगर निगम जैसे कोई प्रावधान थे नहीं। तो फिर राज्यपाल का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से कैसे करवाओगे? चांसेस ही नहीं बनते थे। इसलिए राज्यपाल के लिए निर्वाचन वाली व्यवस्था को हटा दिया गया। दूसरा रीजन ये था कि राज्यपाल का भी अगर निर्वाचन होता तो राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में शक्तियों को लेकर संघर्ष होता, क्योंकि दोनों ही निर्वाचित होते जनता की तरफ से, तो फिर दोनों के बीच शक्तियों के लिए संघर्ष शुरू हो जाता। इसलिए भी भारत के अंदर राज्यपाल के लिए निर्वाचन की व्यवस्था को नहीं अपनाया, जबकि अमेरिका के अंदर निर्वाचन की व्यवस्था अपना रखी है। वहां के राज्यों के राज्यपाल प्रत्यक्ष चुने जाते हैं जनता के द्वारा। हमने ये वाली व्यवस्था अमेरिका से नहीं ली। तो हमने क्या रखा है प्रावधान? हमारे यहाँ राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त करते हैं और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर ये कार्य करते हैं। तो नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और
राष्ट्रपति एक अधिपत्र जारी करेंगे जिस पर उनके हस्ताक्षर होंगे, जिसे बोलते हैं वारंट, और उसी वारंट के तहत राज्यपाल की नियुक्ति हो जाती है। फिर देखते हैं आर्टिकल 156। आर्टिकल 156 कहता है पदावधि क्या होगी, और अब यहां से जस्ट 90 वाले आर्टिकल शुरू होते हैं। तो आर्टिकल 153, 154 और 155 ये सभी आर्टिकल तो बताते हैं कि ये दो आर्टिकल है जो बताते हैं कि राज्यपाल को 91 आर्टिकल जोड़ने पर राज्यपाल की वही पद मिलेगा जो राष्ट्रपति का पद है। जैसे 52 में 91 जोड़ने पर 153 आएगा। 153 के अंदर राज्यपाल पद के बारे में बता रखा है। जैसे आर्टिकल 53 में 91 जोड़ने से 154 आएगा। 154 के अंदर राज्यपाल के पद के बारे में बात की गई है। यानी संघ राज्य कार्य की जो कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में होगी, इनके बारे में इन दो आर्टिकल में था। अब आगे यहां से शुरू हो रहा है और 199 तक के आर्टिकल जस्ट 90 जोड़ने पर प्राप्त होंगे। यानी कि जो राष्ट्रपति के बारे में शक्तियां हैं उनमें अगर 90 जोड़ दिया जाए तो वो जस्ट शक्ति मिल जाएगी। 89 जोड़ दिया जाए तो वो शक्ति मिल जाएगी हमें राज्यपाल के बारे में। देखते हैं कैसे। आर्टिकल 155 है, ये बताता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कैसी होगी, और हमने आर्टिकल 54 और 55 के अंदर पढ़ा था कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा। उसके बाद देखते हैं यहां पर पदावधि के बारे में बात की गई है कि राज्यपाल का कार्यकाल कितना होगा। तो सबसे पहले बोल रखा है कि राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होगा, और जब तक नया राज्यपाल अपना पद ग्रहण नहीं करेगा तब तक राज्यपाल अपने पद पर बना रहता है। तो क्या जरूरी है कि राज्यपाल केवल और केवल 5 वर्ष के लिए पद पर रहता है? जी नहीं। जब तक नया राज्यपाल अपने पद पर नहीं आ जाता तब तक के लिए राज्यपाल के पद पर बना रहता है। लेकिन आपसे पूछा जाए राज्यपाल का कार्यकाल कितना बताता है संविधान, तो जवाब है 5 वर्ष। लेकिन दो और तरीके हैं जिनसे राज्यपाल का पद खाली हो सकता है। पहली चीज है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं, और ये प्रसाद पर्यंत वाली चीज ने राज्यपाल को केंद्र का एजेंट बनाकर रख दिया। कैसे? क्योंकि राष्ट्रपति कार्य करते हैं मंत्रिपरिषद की सलाह पर, मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल मंत्रिपरिषद के प्रसाद पर्यंत पद पर हुआ, और केंद्र में जो मंत्रिपरिषद होती है वो केंद्र की सरकार होती है, और केंद्र की सरकार राज्यों पर नियंत्रण करने के लिए कई बार इस टर्म का यूज भी कर लेती है, क्योंकि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। और दूसरा है राज्यपाल अपने पद का त्याग पत्र राज्यपाल अपने त्याग पत्र हैं वो हाईकोर्ट के जज को समर्पित कर सकते हैं और अपना त्याग पत्र दे सकते हैं, जिससे कि इनका पद भी खाली हो सकता है। यानी कि ये अपने पद को खाली कर सकते हैं, स्वयं खाली कर सकते हैं। राष्ट्रपति इनको अपनी मर्जी से कभी भी हटा सकते हैं, और इनका नॉर्मली कार्यकाल है वो 5 वर्ष के लिए होता है, और जब तक नया अधिकारी नहीं आता तब तक के लिए राज्यपाल अपने पद पर बना रहता है। उसके बाद आता है आर्टिकल 157। आर्टिकल 157 है वो बताता है राज्यपाल के लिए योग्यताएं क्या है। तो ध्यान में रखना दोस्तों, राज्यपाल की संविधान के अंदर 2 योग्यताएं दे रखी हैं और 2 परंपराएं हैं, तो इन चारों को आप ध्यान में रखना। पहली योग्यता है कि वो भारत का नागरिक हो, और दूसरी योग्यता है उसकी आयु 35 वर्ष हो। तो भारत का नागरिक जिसकी आयु 35 वर्ष है वो राज्यपाल बनने के योग्य है। ये 2 शर्तें संविधान बताता है। उसके अलावा जो हैं 2 तो हैं परंपराएं, और बाकी जो बची हुई हैं वो हैं शर्तें। तो परंपराएं कौन सी हैं कि सरकारिया कमीशन, पुंची कमीशन, ऐसे कुछ आयोग बने थे जिन्होंने इस पद के लिए कई प्रकार के सुझाव दिए थे। उनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल उनकी 2 मान्यताएं जो सिफारिशें थी उन्हें मान लिया गया था, और वो आज परंपरा बनी हुई है। उनमें पहली परंपरा है कि राज्यपाल उस व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है जो उस राज्य का नहीं होना चाहिए। यानी कि जो वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल हैं वो राजस्थान के नहीं है, बाहर के होंगे। और दूसरी परंपरा यह है कि किसी भी व्यक्ति को जब राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो राष्ट्रपति उस समय वहां के मुख्यमंत्री से सलाह मशवरा जरूर करते हैं। ये 2 परंपराएं हैं जिनको हम मानते हैं, लेकिन ऐसा संविधान में कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। तो योग्यताओं के बारे में आप ध्यान में रखना कि उसके लिए 2 ही योग्यताएं संविधान के अंदर हैं कि वो भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष हो।
उसके बाद आता है आर्टिकल 158। आर्टिकल 158 राज्यपाल पद के लिए शर्तें बताता है। शर्तें क्या हैं कि पहली चीज कि राज्यपाल केंद्रीय स्तर पर यानी संसद या विधानसभा या विधानमंडल विधान परिषद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। पहली शर्त है वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है। दूसरी शर्त है वो किसी भी केंद्र या राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद धारण नहीं करेगा। तीसरी शर्त उसको ये शर्त नहीं है, सेवा भत्ते सुविधा है कि वो राज्यपाल जो सरकारी भवन है उसी के अंदर रहेगा, उसको विशेष प्रकार की उन्मुक्तियां और छूट मिलेगी और उसको तमाम प्रकार के पेंशन वेतन भत्ते ये सब कुछ मिलते रहेंगे, इन सब का वो लाभ उठाएगा। और आर्टिकल जो हमारा आर्टिकल 158 है इसके सब क्लोज 3 के अंदर एक और प्रावधान जोड़ा गया 7वें संविधान संशोधन द्वारा, और वो प्रावधान था कि अगर एक से अधिक राज्यों का एक ही व्यक्ति राज्यपाल है तो फिर उसको मिलने वाली सेवा शर्तें वेतन भत्ते इन सब को राष्ट्रपति निर्धारित करेगा कि किस अनुपात में किस राज्य की संचित निधि से बंटवारा होगा। ये जो अनुपात का निर्धारण है भारत के राष्ट्रपति करते हैं। इस बात को ध्यान में रखना, पूछा जा सकता है कि एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल के वेतन भत्ते क्या बराबर होते हैं? जरूरी नहीं है, जैसे राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे वैसे वेतन भत्ते उनको मिलेंगे। और उसके बाद आर्टिकल का सब क्लोज 4 है, वो कहता है कि राज्यपाल पद पर कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ये प्रावधान जोड़कर राज्यपाल के पद को थोड़ा स्वतंत्र बनाने का प्रयास किया गया था। तो ये था आर्टिकल 158 जो कि भारत के राज्यों के राज्यपाल के पद से जुड़े हुए कुछ शर्तें बता रहा था। ये सभी शर्तें हैं और ये योग्यताएं हैं, और वो 2 परंपराएं थी जिसके अंदर राज्य से बाहर के व्यक्ति को मुख्यमंत्री की सलाह पर नियुक्त किया जाता है। उसके बाद आता है आर्टिकल 159। आर्टिकल 159 है ये बताता है राज्यपाल की शपथ के बारे में, जबकि हमारा आर्टिकल 60 था वो बताता था राष्ट्रपति की शपथ के बारे में। तो राज्यपाल की जो शपथ है वो हाई कोर्ट, राज्य के हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं वो राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं, और हमारे वहाँ सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई शपथ दिलाते हैं। या फिर सीजेआई द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति शपथ दिलाएगा और यहाँ पर सीजे द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति शपथ दिलाएगा। सेम प्रावधान है, ज्यादा कोई विशेष शक्ति बची नहीं। अब आती हैं राज्यपाल की कुछ ऐसी शक्तियां जिनके बारे में हमें आगे चर्चा करनी है। उसमें सबसे पहली शक्ति आती है, शक्तियां पढ़े इससे पहले हम राज्यपाल पद को थोड़ा और समझने का प्रयास करते हैं। जो राज्यपाल पद बनाए गए हैं वो भारत के राष्ट्रपति के समान पद हैं, लेकिन उनमें कई चीजें ऐसी हैं जहां पर राज्यपाल राष्ट्रपति से थोड़े अन्यत्र हो जाते हैं, थोड़े भिन्न नजर आते हैं। उनमें पहली चीज है कि भारत के जो राज्यपाल हैं राष्ट्रपति हैं उनका पद पावरफुल दिखता है, लेकिन वो केवल सजावटी पद है। एक्चुअल में राष्ट्रपति को कोई प्रकार की विशेष शक्ति नहीं मिलती है, लेकिन राज्यपाल का पद सजावटी के साथ साथ में राज्यपाल का पद थोड़ा पावरफुल भी है। कैसे है? कार्यकारी भी है। मतलब कि भारत के संविधान के अंदर कहीं पर भी राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति का उल्लेख नहीं है। वो तो हम निष्कर्ष निकाल रहे थे कि राष्ट्रपति किन किन परिस्थितियों में अपने विवेक को यूज करेंगे, लेकिन भारत का संविधान राज्यपाल के लिए विवेकाधीन शक्तियों की बात करता है। यह बताता है कितना पावर है, यानी कि किसी भी बिल के बारे में राज्य की सरकार के लिए जो नियम बनाने की शक्ति है वो राज्यपाल की खुद की है, जबकि यही कार्य जब राष्ट्रपति करते हैं तो फिर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं। ये चीजें बताती है कि जो राज्यपाल के पद हैं वो थोड़ा कार्यकारी भी हैं। राज्यपाल को जैसे कि वीटो पावर है वो भी थोड़ी एक पद एक्स्ट्रा मिलती है, जबकि राष्ट्रपति के पास 3 ही प्रकार की वीटो रहती है। तो ये बताते हैं कि राज्यपाल का पद थोड़ा पावर रखता है। अब देखते हैं कि राज्यपाल और राष्ट्रपति की जो कार्यकारी शक्तियां हैं इनके अंदर कितनी भिन्नता आती है, क्योंकि राष्ट्रपति को जैसे कूटनीतिक शक्ति है, सैन्य शक्ति है, इस प्रकार की कई शक्तियां एक्स्ट्रा मिलती है, वैसे ही राज्यपाल को विवेकाधीन तो शक्ति तो मिलती है, लेकिन बाकी शक्तियां राज्यपाल के पास नहीं है। तो इनमें कंपैरिजन के लिए अब हम बात करते हैं राज्यपाल की एक एक शक्ति के बारे में, और उसमें सबसे पहली शक्ति है वो है राज्यपाल की क्षमादान शक्ति, जो कि आर्टिकल 161 के अंदर दे रखी है। वहां पर राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति 72 के अंदर है, और यहाँ पर राज्यपाल की क्षमादान शक्ति 171 के अंदर है, यानी कि जस्ट 89 आर्टिकल एक्स्ट्रा में है।
अब राज्यपाल को भी राष्ट्रपति के समान तमाम प्रकार की क्षमादान शक्ति प्राप्त है, और जैसे राष्ट्रपति किसी भी सजा को रोक सकता है, कुछ समय के लिए निलंबित कर सकता है, कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदल सकता है, या फिर सजा का रूप बदल सकता है, कुछ समय के लिए टाल सकता है, ये सारी शक्तियां राज्यपाल को भी मिली हुई है। और राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्ति भी मिली हुई है। किसी नॉर्मल सजा को राज्यपाल पूर्ण रूप से क्षमा कर सकता है। अंतर किस चीज का है वो देखते हैं। अंतर है कि राज्यपाल ये सारी शक्तियां कहां पर यूज करेगा, जिस विधि को राज्य की विधानसभा ने बना रखी हो। दूसरी शर्त, जहां पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति को जितनी क्षेत्र में शक्तियां हैं, वहां पर राज्यपाल की क्षमादान शक्ति भी काम करती है। तीसरी बात, राज्यपाल को सैन्य मामलों पर क्षमादान की शक्ति नहीं है। और दूसरी चीज, राज्यपाल मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकते, यानी पूर्ण रूप से माफ नहीं कर सकते। बाकी राज्यपाल को वो तमाम शक्तियां मिली हुई हैं जो कि भारत के राष्ट्रपति के पास होती हैं, और ये आर्टिकल 161 के अंदर दिया हुआ है। उसके बाद आती हैं राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां। राज्यपाल को कुछ फाइनेंशियल पावर भी दे रखी हैं, ये राष्ट्रपति की फाइनेंशियल पावर के समान है। किस तरीके से वो देखते हैं, जैसे कि भारत का वार्षिक वित्तीय विवरण है, राष्ट्रपति प्रस्तुत करवाएंगे, वैसे ही आर्टिकल 202 कहता है कि राज्य का जो वार्षिक वित्तीय विवरण है वो राज्यपाल विधानसभा और विधान परिषद जहां है वहां पर प्रस्तुत करवाएंगे। हमारे वहां आर्टिकल 112 के अंदर ये चीज लिखी हुई थी, और यहाँ पर आर्टिकल 202 के अंदर, यानी कि जस्ट 90 आर्टिकल जोड़ने पर जो आर्टिकल मिलेगा 202, इसके अंदर ये प्रावधान कर रखा है कि राज्यपाल भी वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करवाएगा। उसके बाद जैसे राष्ट्रपति की पूर्वानुमति पर ही कोई धन विधेयक सदनों में प्रस्तुत हो सकता था, तो यहाँ भी लिखा हुआ है कि राज्यपाल की पूर्वानुमति पर ही कोई धन विधेयक यहाँ पर प्रस्तुत किया जाएगा। और ये आर्टिकल 199 के अंदर लिखा गया है, जो कि धन विधेयक को यहाँ पर राज्यों के लिए डिफाइन करता है। उसके बाद हमारे वहां 109 में था, यहाँ पर आर्टिकल 199 में, यानी कि ये जस्ट 90 आर्टिकल ऐड करने पर आएगा। उसके बाद जैसे वहां पर कोई भी प्रकार के अनुदान की मांग राष्ट्रपति की अनुमति पर ही प्रस्तुत की जाती है, वैसे ही आर्टिकल ये कहता है कि राज्य की विधानसभा में प्रस्तुत प्रत्येक अनुदान की मांग राज्यपाल की अनुमति पर ही रखी जाएगी। वो ये प्रावधान राष्ट्रपति के लिए आर्टिकल 113 में है, जबकि राज्यपाल के लिए ये आर्टिकल 203 में, यानी कि जस्ट 90 आर्टिकल ऐड करने पर आएगा। उसके बाद आकस्मिक निधि, ये आकस्मिक निधि आर्टिकल 267 के अंदर है, जो राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों की आकस्मिक निधियों के बारे में प्रावधान करता है। आकस्मिक निधि राज्यपाल के अधीन होगी, वहां पर आर्टिकल 267 ही कहता है कि जो केंद्र की संघ की जो आकस्मिक निधि है वो राज्यपाल के अधीन होगी। उसके बाद वित्त आयोग, राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य की जो ये नगर निगम पंचायतें हैं, पंचायती स्तरीय जो त्रिस्तरीय सरकारें बना रखी है, इनके बारे में जो अनुदान दिया जाएगा राज्यों से, उसके बारे में जांच करने के लिए और सिफारिश सलाह लेने के लिए एक प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन भी करेगा। तो ये तमाम प्रावधान हैं जो कि एग्जैक्टली राष्ट्रपति के सिमिलर ही हैं, कुछ ही थोड़ा थोड़ा इनके अंदर डिफरेंस है, बाकी तमाम प्रावधान वो वैसे के वैसे हैं जैसे कि राष्ट्रपति के बारे में हमने पढ़ा है। इसके अलावा राज्यपाल के बारे में और विस्तृत चर्चा करने के लिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।